अगर मैंने अपने बच्चे को टॉप महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो समाज मुझे क्या कहेगा? अच्छा पेरेंट्स। अच्छा पेरेंट नहीं है। अगर मैं उनको ट्रिप में नहीं ले गया या मैंने उन्हें वीकेंड में बर्गर के साथ में फोटो नहीं लगाया तो उनको लगेगा कि यार ये तो गांव का है, रोटी दाल चावल सब्जी खा रहा है। जो हमें सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग दिख रही है, ये व्यापार है कि कहाँ से हम उसे खींच सकें, उसके पैसे को, और उसके मन की जो इनसिक्योरिटीज क्या है? रातों रात मुझे अमीर बनना है। तो आप देखिए कि हर गेम में एक टोकन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर इसलिए किया जाता है कि मैं उसका आदी बनूं। जो आपने जिन सब्सटेंस की बात करी, चाहे वो अल्कोहल हो, चरस हो, अफीम हो, वो ब्रेन के हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है कि हमें आनंद की अनुभूति होती है, डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है और हमें फील गुड फैक्टर आता है। तो बच्चों को नहीं सिखाना है, बेसिकली माँ बाप को सीखने की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, माँ बाप को सीखने की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बहुत बहुत। मैं वापस से आ गई हूँ द स्वादी शो हिंदी में। आज का टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा जो आपके बच्चों के काम का है, या ऐसा कहा जाए कि आपके काम का है, क्योंकि माँ बाप अगर अच्छे हों तो बच्चे अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। ऐसा हमारे सीनियर कंसल्टेंट सत्यकांत त्रिवेदी जी ने हमें बताया कि हमें बच्चे की परवरिश से पहले माँ बाप की परवरिश पे ध्यान देना चाहिए। मैंने इसको नाम दिया है पेरेंटिंग 2.0। आई थिंक ये सही लग रहा होगा, क्योंकि जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें हमने बात करी है डॉक्टर सत्यकांत जी से, हम बच्चों को परवरिश कैसे अच्छी दें। क्योंकि आजकल जब जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं उनमें मोबाइल का एडिक्शन लेते हैं या ड्रग्स एडिक्शन, ये काफ़ी चीज़ें सुनने देखने में आ रही हैं। मोबाइल में जो गेम्स होते हैं उनमें लोग पैसे लगा देते हैं और पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता, और बाद में जब अकाउंट खाली होता है तब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ऐसे ही हम लोगों ने बात करी सर से कि जो छोटे बच्चे होते हैं गुड टच और बैड टच को लेकर, और मैं बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ करना चाहूँगी कि सर ने हमको ये बताया कि हम लोग बच्चे को बदलने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स ने हमको हमारे साथ किया वही सेम चीज़ हम आगे देंगे तो ही हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम एक परफेक्ट इंसान बन चुके हैं। पर ऐसा नहीं है, हमें परफेक्ट पेरेंट्स बनना है। बच्चे तो अपने आप ही अच्छे बन जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा शो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपकी आंखें ज़रूर खोलेगा। और इस पॉडकास्ट के बाद मुझे विश्वास है कि आप अपने बच्चों को पूरा पूरा ध्यान देंगे, ना कि फिजिकली मेंटली प्यार मोहब्बत से जुड़े रहेंगे। और ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये शो और ये एपिसोड देखने के बाद थोड़ा सा बदलाव आए। अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या, आप लोगों को भी बहुत खुशी रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए। बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो। तो स्वागत के लिए हमारे शो में वापस से सर आ गए हैं, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, सीनियर कंसल्टेंट। सर कैसे हैं आप? मैं शानदार, जानदार और ऊर्जावान हूँ, हमेशा की तरह, जैसा पिछले शो में था। सर सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, हम लोग भी एकदम से ऊर्जावान हो जाते हैं और सब सोचने लगते हैं। थैंक यू सर, जैसे हमारा लास्ट एपिसोड जो हुआ, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया जी। और एक्चुअली आपका जो आपके जा रहे सारे टॉपिक्स हैं वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि सर एक एपिसोड से कुछ नहीं होने वाला है जी। इसलिए आपको वापस से याद किया है। और सर इस बार जो हम बातें करना चाह रहे हैं आपके साथ में, वो आने वाली नींव के बारे में, बच्चों के बारे में। क्योंकि सर ये जो एक ऐसा टॉपिक है आजकल कि हाउ टू बी ए गुड पेरेंट्स, या अच्छे माँ बाप, या पहले और आज के ज़माने के माँ बाप में क्या अंतर होता है, पेरेंटिंग में क्या डिफरेंसेस आ गए हैं सर, ये काफ़ी सोचने वाली चीज़ें हैं लोगों के लिए। क्योंकि आजकल कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ भी कि उनसे डील करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सर शुरू करने से पहले इस टॉपिक के बारे में आपके विचार क्या है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। निश्चित तौर पर टॉपिक बहुत ही गंभीर है और बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से सामाजिक परिदृश्य में बदलाव आया है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, इंटरनेट का इन्फ्लुएंस बढ़ा है, जो परिवार के स्ट्रक्चर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है। पहले एक लंबा अच्छा खासा संयुक्त तो परिवार हुआ करता था, उसका स्थान अब न्यूक्लियर फैमिलीज ने ले लिया है। और चूंकि दोनों लोग ही जॉब कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लियर फैमिली भी अब एटॉमिक फैमिली में बदल गई है। डेफिनेटली जो केंद्र है वो अणु और परमाणु में बदल जा चुका है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, चूंकि जब ज़माना बदल रहा है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो निश्चित तौर पर पेरेंटिंग के जो भी तरीके पहले रहे हैं वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं थे, लेकिन जो उस समय की पारिवारिक स्थिति थी
उसके हिसाब से वो सही थे, और अभी की जो पारिवारिक स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर एक गंभीर बदलाव की ज़रूरत है। और पेरेंटिंग पर अगर बात नहीं होगी तो ये मान के चलिए कि हम एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो मिस कर रहे हैं, और नए जो लोग पेरेंट्स बन रहे हैं उनको एक प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अगर भोपाल से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बहुत सारे देश के शहर हैं जहां पर ये एक व्यावसायिक रूप से वृद्धि कर रहा है, जहां पर लोग पेरेंटिंग की कोचिंग ले रहे हैं, वो पेरेंटिंग की कोचिंग दे रहे हैं और उसमें वेल ट्रेनिंग हो रही है, वेल सर्टिफाइड लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने बातें करी पेरेंटिंग के बारे में, लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जी सर। कई लोग अपने आप को बेस्ट पेरेंट वैसे ही मान लेते हैं, उनको स्वघोषित स्वघोषित कि कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो लोग पहले से बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। जी सर शुरुआत करते हैं कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की फिजिकल नीड तो पूरी कर देते हैं, पर जो मेंटली या इमोशनल नीड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं करने में चूक जाते हैं। जैसे आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, बच्चा अकेला घर में रहता है, एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है इस चीज़ का। पर सर क्या होता है कि जब आज से हम 20 साल या 25 साल पीछे जाते हैं, जो आज पेरेंट्स हैं कल वो बच्चे थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ में गए, हमें ये चीज़ नहीं खरीदवाई, तो आज उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा जिस चीज़ पे हाथ रखेगा वो मैं उसको दिलाऊंगा, और वो अपने बच्चे को पैसों के तहत एक अच्छा पेरेंट्स घोषित करने की कोशिश करते हैं कि हमने एक अच्छा स्कूल दे दिया, वो जो भी एक्टिविटीज़ करना चाहता है हमने उसको उस क्लासेस में डाल दिया, उसकी इंग्लिश फ्लुएंट हो गई, हम उसको फॉरेन ट्रिप पे ले गए, तो अब हमने अपने आप को सुघोषित कर लिया है कि हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। सर इस चीज़ में कहाँ गलती हो रही? देखिए, आपने जो सवाल पूछा उसमें सारे जवाब ऑलरेडी उसमें निहित हैं, मैं उसको ब्रेक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बच्चों की फिजिकल नीड्स पूरी नहीं कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक नीड नहीं पूरी कर रहे हैं, हम वास्तव में अपना बचपन जी रहे होते हैं। मुझे ये काम किसी भी कारण से बचपन में मेरी जो ख्वाहिशें वो अधूरी रह गईं। जी। मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब ये एक आ गया है, यही अपने जो ये बकरा है सपने पूरे करेगा। जो चीज़ें मुझे लगती थी कि बचपन में ये खिलौने, ये जगह, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकता था, नहीं कर पाया, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पेरेंट्स के पार्ट में कमी थी। जी जी बिल्कुल। तो वो कमी, वो डेफिसिट मैं बचपन से अपने दिमाग में गढ़ता जा रहा हूँ। अब जब मुझे पेरेंट बनने का मौका मिला तो मैंने आनंद फानंद में ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया जिस चीज़ से मैं डिप्राइव्ड था। और ये एक्सटेंट कई बार ऐसा होता है कि दो में से किसी एक ने ये चीज़ें झेली हुई हैं, ये समस्याएं झेली हुई हैं, तो सारा का सारा जो अपने अनफुलफिल्ड विशेज़ हैं वो बच्चे की तरफ पूरा करता है। इसकी वजह से भी कई बार पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि एक मना कर रहा है कि भाई ये सही नहीं है, लेकिन दूसरे को लग रहा है कि नहीं यही सही, क्योंकि उसने बचपन से गढ़ा हुआ है। अब दूसरा ये समझ नहीं पा रहा है कि मेरी लॉजिकल बातों को मेरा दूसरा साथी या फैमिली मेंबर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से फ्रिक्शंस भी डेवलप होते हैं। तो ना केवल बच्चा भ्रमित होता है बल्कि उसके जो पर्सनालिटी मेकअप है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उससे भी उसमें मैनिपुलेटिव रेट्स आ जाते हैं कि कब किस पेरेंट को कब हमें मैनिपुलेट करके अपना काम साधना है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, न केवल सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी पहलुओं पर ये काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए पेरेंटिंग पर बात करनी बेहद ज़रूरी है, और पेरेंटिंग में जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्या करने से भी ज़्यादा क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। तो सर जैसे कि पेरेंट्स का तो हम कुछ नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि समटाइम बच्चे कोई गलती कर देते हैं, या जब हम बच्चे रहे थे सर तो पेरेंट्स का हमको हाथ उठाना या मारना एक नॉर्मल थिंग्स होती थी सर। आप भी स्कूल में भी सर ये नॉर्मल होता था कि माँ बाप छोड़ आते थे, खासकर कि पिता, ये बच्चा अब आपका है जी, इसको आप अगर नहीं मार रहे हैं तो आप मतलब टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई बार पेरेंट्स जाते थे कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे मतलब मार नहीं रहे हैं। देखिए ये, क्योंकि आजकल सर क्या हो गया ना, एजुकेशन सिस्टम भी उल्टा हो गया है कहीं ना कहीं। हम देखा जाए कि पीटीएम में माँ बाप को भी बुलाया जाता है और टीचर बोलते हैं आप घर में ऐसा ऐसा कराइए बच्चे को, आप ऐसा ऐसा कराइए। उस टाइम में पीटीएम जैसे सिस्टम थोड़ा कम था, इतना नहीं था, जब बच्चे के मतलब पेरेंट्स मिलने जाते थे तो बोलते थे आप ऐसा कराइए, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये उनसे पूछते थे। सर आजकल ये चीज़ डिफरेंस आ गया इन सब चीज़ों में। तो सर क्या बच्चों को जब हम मारते थे तब वो टाइम सही था, या जब उन पे हाथ उठाना आज बंद कर दिया है
तो यहाँ अंतर आ गया है। तो हम तो बीच में फंस गए सर, क्योंकि पिट भी लिया है और मार भी नहीं पा रहे हैं। अपनी भड़ास नहीं निकल पा रही यार। और अब जो भी बोले इस चीज को तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बदलता हुआ समाज है और अभी हम जो पेरेंट्स बन रहे हैं, हो सकता है कि हम फिजिकली बच्चों को हो सकता है नहीं मार रहे हों, और कहीं से कहीं तक मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही बात नहीं है कि हम किसी को भी मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाएं। लेकिन आप देखिए, क्या वाकई में जो नई पीढ़ी है वो खुशहाल पीढ़ी है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वो सो नहीं रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आत्महत्या की दर बढ़ी हुई? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि वो बेहतर ढंग से अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को स्पेंड कर पा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि नशा बढ़ रहा है? जी ऐसा क्यों है कि क्राइम बढ़ रहा है? तो अगर हम देखें कि हम बेसिकली मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो रही है कि हम बच्चों में कहीं ना कहीं दया, करुणा, सहिष्णुता, टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं, उसको डेवलप कराने में विफल साबित हो रहे हैं, जिसके चलते जो पीढ़ी है वो सारी मटेरियलिस्टिक सुविधाओं के बाद भी आज से 30 साल पहले, आज से 50 साल पहले से ज़्यादा अपडेटेड हैं हम। बिल्कुल ज़्यादा टेक्नोलॉजी जानते हैं, ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान है, ज़्यादा जगह देशाटन कर रखा है, ज़्यादा जगह ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि डिप्रेशन का रेट बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, और जो खुशहाली है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो कम हो रहा है। कम हो रहा है। तो हम फंडामेंटली बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने बताया ये गुण हैं, दया, करुणा और सहिष्णुता, इनका जो विकास हम नहीं कर पा रहे हैं बच्चों में, ये हमारी बहुत बड़ी ट्रबल बन रहा है। हो सकता है मटेरियलिस्टिकली हम बहुत अपलिफ्टमेंट हो जाए। और दूसरी बात ये है कि सफलता का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा डिफरेंट सेट कर दिया है समाज ने। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपने बच्चे को टॉप महंगे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो समाज मुझे क्या कहेगा? अच्छा पेरेंट्स नहीं है। अच्छा पेरेंट नहीं है। हाँ। अगर मैं उनको ट्रिप में नहीं ले गया, या मैंने उन्हें वीकेंड में बर्गर के साथ में फोटो नहीं लगाया, तो उनको लगेगा कि यार ये तो गांव का है, रोटी दाल चावल सब्जी खा रहा है। तो बाजारवाद ने हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर दिया है कि आपने अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन में उसको नहीं ले गए, आपने उसको थर्माकोल गिफ्ट नहीं दिए, क्राफ्ट नहीं करवा रहे हैं और अपनी बुक्स पढ़ा रहे हैं या संस्कार सिखा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक इंफीरियरिटी का भी सिंबल क्रिएट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो आपने बताया कि हम पिटे भी थे, हम पीट भी नहीं पा रहे हैं, बीच वाली जो स्टेज है वो इसी की वजह से आ गई है कि हम बेसिकली समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमको करना क्या है। क्योंकि मुझे रहना उस समाज में, तो उस समाज का वैलिडेशन भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर बच्चा चौपट भी हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले खुद को समझना होगा। इसलिए जो पेरेंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा ये समझा जाता है कि ये बच्चों को सिखाने या बच्चों में अनुशासन पैदा करने का कोई तरीका है, जबकि है उल्टा। पेरेंटिंग खुद सीखने का तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल। जो परवरिश है उसमें बेसिकली हम खुद सीखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पर्सन है जिसको हम एक बायोलॉजिकली हमें कंट्रोल टाइप का प्राप्त है कि मैं जो कहूँगा वो करेगा, मैं जैसा करूँगा वो कहेगा, मैं जो सिखाऊंगा वो मैं कर सकता हूँ। इस बात को, इस अस्त्र को अगर हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है बहुत ज़्यादा आप जो समाज की क्राइटेरिया हैं उसमें सक्सेसफुल पर्सन डेवलप कर दें। लेकिन अगर आपकी पेरेंटिंग की क्वालिटी पुअर है तो निस्संदेह बच्चा हो सकता है अचीवमेंट कुछ भी कर ले, बट उसका जो उपभोग है, जो उसमें आनंद की अनुभूति है, वो बच्चा नहीं कर पाएगा, चाहे वो मटेरियलिस्टिकली या लॉजिकली जितना सक्सेसफुल आप उसको एक्सप्लेन कर दें, बट इस बात को वो हमेशा मिस करता रहेगा। तो यही हमारी पेरेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा मिस हो रहा है। तो बच्चों को नहीं सिखाना है, बेसिकली माँ बाप को सीखने की जरूरत है। जी हाँ, माँ बाप को सीखने की जरूरत है कि ये कहाँ से इन गुणों का विकास नहीं हो रहा। अल्टीमेटली देखिए, हम ये बातें कब करते हैं? 50-60 साल सफेद बाल हो जाने के बाद। तो क्यों नहीं हम बचपन से ही ये डेवलप करना शुरू कर दें? आप ये मान के चलिए स्वाति जी कि अगर हम बच्चों को इमोशनल रेगुलेशन सिखाएं, उसके भावनात्मक विकास पर हम ध्यान दें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा जी। दूसरा, क्राइम कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, इवन हेट क्राइम और जो ये मर्डर है, वीभत्स मर्डर हो रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी का गला दबाए दे रहा है, कोई किसी को चाकू से काटे दे रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे बचपन के इमोशनल डिसरेगुलेशन का ही वो व्यक्तित्व तैयार होता है जो आसानी से ये सब कर सकता है। तो हमेशा मैं बार बार आपके पॉडकास्ट में 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, दया, करुणा और सहिष्णुता। ये 3 चीज़ें अगर आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान के चलिए
किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, कोई भी अचीवमेंट फीका पड़ जाएगा अगर ये 3 मिसिंग है। मतलब ये चीज़ हमें बेसिक नीड्स है, ये बेस है हमारा, अगर ये अच्छा है तो आने वाली पीढ़ी या बेस से भी ज़्यादा स्वाति जी और व्यापक रूप से बात करें कि जैसे हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे हमारे मटेरियलिस्टिक, हमारे फिजिकल शरीर के लिए, हमारी फिजिकल नीड्स के लिए आप देखिए कि मूवीज बनती थी रोटी, कपड़ा और मकान, जब एक समय ये चीजें गरीबी थी, लैक था। जी क्या आपने कभी मूवी सुना है कि दया करुणा सहिष्णुता मूवी आ रही है? नहीं आ रही है, जबकि वो भावनात्मक भूख है। हमारा जो भावनात्मक शरीर है उसका जो पोषण है वो हमेशा इन्हीं चीज से मिलेगा। प्रेम, स्नेह, ये सब हमारे भावनात्मक खोल को चाहिए उसके पोषण के लिए। अदरवाइज इसके अभाव में हमारा व्यवहार खराब होता है, व्यक्तित्व खराब होता है, और जिसका इम्पैक्ट आपको पूरी सोसाइटी में दिखता है। और ये बहुत ज़रूरी भी है सर, क्योंकि आपने जैसा क्राइम की, हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी कि कैसे विकृति आती है, लोग कैसे परेशान होते, ओवर थिंकिंग को लेकर हमारी लास्ट टाइम भी बात की थी। तो बिल्कुल सर, और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हमें गुड पेरेंट कैसे बनना है, क्योंकि सर मेरा मानना है कि जब बच्चा पैदा होता है एट द सेम डे और सेम टाइम माँ बाप का भी जन्म होता है। जी जी। तो दोनों की जो मेंटल कंडीशन है मेरे हिसाब से बराबर होती है। जितना बच्चा पैदा हुआ है उसी दिन माँ बाप पैदा हुए हैं, तो उन्हें भी सीखना उतना ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि आपने बात करी पैदा होने के बाद, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप पेरेंटिंग के लिए रेडी नहीं है तो बच्चा ही पैदा नहीं करें। हाँ ये भी सर। एक अगर आपने 140 करोड़ में आपकी तरफ से जनसंख्या में एक कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने। लेकिन आपने अगर पेरेंटिंग में ध्यान नहीं दिया तो न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मैं ऐसे हजारों लोगों से मिलता रहता हूँ, मुलाकात हुई है मेरी, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। उन्होंने पता नहीं कौन कौन से एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं, पता नहीं कौन कौन से बिजनेस डेवलपमेंट किया है, बट जो खुशहाली की बात है, और ऐसा नहीं कि वो एक सम्मिलित खुशहाली की बात कर रहा हूँ, खुद से ही खुश नहीं है, खुद से ही नाखुश हैं, उनकी लड़ाई खुद की खुद से ही जारी रहती है। तो जो जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है वो खुद का खुद से है। अगर उसको हमें सही करना होगा तो वो केवल और केवल दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता, इन गुणों के विकास से ही होगा। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर सबका ध्यान आकर्षण कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे अभी हमने एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने या फिर उसकी ट्रेनिंग हमें लेना है, ये इस बारे में हमने बातें करी। सर पेरेंटिंग का या फिर बच्चों के जीवन का एक दूसरा सफ़र होता है स्कूल। मैं आपके साथ में एक मतलब अपने खुद का पर्सनल या मेरे से जुड़े हुए लोगों का एक वाक़या शेयर करना चाहूँगी। सर कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीन के, आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, और लोग उस चीज़ से, क्योंकि उसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लिया, ऋतिक रोशन भी किसी न किसी डिस्लेक्सिया या प्रॉब्लम से थे, और बीच में सनी देओल ने भी बताया कि उनके साथ भी प्रॉब्लम थी, वो लिख नहीं पाते थे। तो ऐसा ऐसा सर कई सारे केसेस हैं जो हमारे आसपास है और वो सफल भी हैं। लेकिन सर क्या हुआ कि तारे ज़मीन मूवी आई, स्कूल वालों को एक मैं ये बोल सकती हूँ एक झुंझुना मिल गया है जिससे वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आमिर खान ने इस बारे में सोचा भी होगा कि उनकी द्वारा बनाई हुई एक फिल्म का लोगों के ऊपर तो सही असर पड़ेगा कि वो अपने बच्चों के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और साथ साथ में इतने सारे एग्जाम्पल दिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। पर सर स्कूल वालों ने मेरे हिसाब से इस चीज़ को बहुत रॉन्ग वे में ले लिया। मेरी एक मतलब रिलेटिव है सर, उनकी बच्ची के साथ सेम चीज़ हुई है। स्कूल ने बार बार उनकी बेटी को काउंसलर्स हो गया और आधार सेंटर्स हो गए सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गए, वो मतलब जो उन्होंने बोला इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है करके सर उनने कई साल डॉक्टरों के पास जा जा के बर्बाद करे। एट लास्ट ऐसा कुछ नहीं निकला। और आप सोचिए ना, एक पेरेंट्स कितना परेशान हुए, बच्ची, और सबसे बड़ी बात सर वो बच्ची कितना परेशान हुई थी। तो सर थोड़ा इस बारे में हमारे व्यूवर्स और मुझे भी थोड़ा क्लियर करिए कि एग्जैक्टली डिस्लेक्सिया क्या होता है और कितने टाइप का होता है, उसे पहचाना कैसे जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपने बात करी मूवी की, तो जो डायरेक्टर हैं या अभिनेता हैं उनका जो उद्देश्य है वो निश्चित तौर पर डिस्लेक्सिया के बारे में जागरूकता लाने का रहा होगा। जी सर। बहुत सारी बातें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि समाज उनको कैसे देखता है। मैंने कोई बात करी, उससे समाज क्या सीख ले रहा है। हर चीज़ के कई पहलू हो सकते हैं, बहुआयामी होता है, हमारा देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो आपने उदाहरण लिया, तो निश्चित तौर पर ये जो मूवी है ये जागरूकता का जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा लाई होगी, और कुछ प्रतिशत ऐसे मामले हुए होंगे जहाँ पर इसका यूज़ मखौल उड़ाने में, टीस करने में,
बुलिंग करने में हुआ होगा कि यार ये तो तारे जमी वाला बच्चा देखा है, वैसा है क्या बच्चा तुम्हारा। हाँ तो ये हो सकता है, लेकिन ये भी जिम्मेदारी समाज की है ना। जी। तो यहाँ पर मैं इसके निर्देशक और इसके अभिनेता को तो 100 में से 100 अंक दूंगा, क्योंकि भारत जैसे बड़े देशों में अगर अभिनेता या ऐसी मूवीज बनती हैं तो उनका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही व्यापक होता है। जी तो इस दृष्टि से मूवी तो बहुत अच्छी है। अब बात आई स्कूल्स की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो मैंने आपसे बात करी थी अभी कि मैं करुणा की बात कर रहा था, मैं कंपैशन की बात कर रहा था, मैं एम्पैथी की बात कर रहा था, तो यहाँ पर संस्थानों को बहुत ही करुणामयी अप्रोच लानी होगी, क्योंकि ऐसे में ये मिस्टेक नहीं है, हमारे ब्रेन में वायरिंग ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो बच्चा गलत ना हो करके अलग है। अलग। अगर ऐसा है भी तो वहां पर बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव रहना चाहिए, और आपने जो शब्द यूज किया पल्ला झाड़ने जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको करुणामयी अप्रोच के साथ में उस बच्चे को अपने ही जो इन्वायरमेंट है उसमें समाहित करने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर पेशेवर जो है सलाह उसकी बेहद आवश्यकता होती है, इसके प्रॉपर असेसमेंट होते हैं। सामान्य भाषा में इसको लर्निंग डिसेबिलिटीज कहा जाता है। जी किसी किसी का भाषा पर प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का मैथमेटिक्स गणित में प्रॉब्लम हो सकता है, लिखने में, रीडिंग में, राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, डिफरेंट इसके डोमेन है जी। और इसका आईक्यू से किसी भी प्रकार से कोई लेना देना हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ आपने ऐसा IQ मतलब नहीं है कि लड़की का IQ ज्यादा निकला था जो आपने अभी बोला, हाँ, वही मैं बोला। आईक्यू जो है वो कई बार नॉर्मल हो सकता है, उसके बाद में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जरूरत है हमारी जागरूकता की। आप जो एग्जांपल्स बता रहे हैं इसका सीधा सीधा एक साइकोलॉजिकल एनालिस्ट के रूप में मेरा ये इसमें ओपिनियन है कि उनकी जो समझदारी का स्तर है, जागरूकता का स्तर है, उस पर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, ना बिल्कुल। मैं इधर जज कर रहा हूँ ना उधर जज कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर अवेयरनेस पार्ट में दोनों के कुछ ना कुछ है। और कई बार कुछ बच्चों में एंजाइटी होती है, कई बार कुछ बच्चों में एक ट्रेट होता है जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा शाई होता है, वो एक्सप्रेस कम करता है। तो इसमें कहीं से कहीं तक उसकी गलती नहीं। प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जी मुद्दे की बात यह आई कि यहाँ पर अगर हम दोनों जागरूक हों तो निश्चित तौर पर बच्चे की जो है सफरिंग को हम कम कर सकते हैं। बच्चा ऐसे में बहुत सारा सपोर्ट डिजर्व करता है, बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली लिसनिंग का। हम लोग इसमें बच्चों को बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत समझाते हैं, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा कर लो, ऐसा नहीं कर लो, ऐसा कर लो। बल्कि मैंने ये देखा है कि कई बार जो अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे पेरेंट होते हैं उनमें बच्चे ज्यादा बेहतर करते हैं, हाँ क्योंकि वो अनावश्यक टोका टाकी से बच जाते हैं और जो शेपिंग जो रहती है वो अपेक्षाकृत प्राकृतिक होती है, बिल्कुल। हमारी वजह से बायस्ड नहीं होती है। तो अगर ऐसा वाकई में किसी बच्चे के साथ एसएलडी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो बच्चे को उसके साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करें, उसको ये भरोसा दिलाएं कि हम उसके साथ में, जी उसकी कठिनाइयों में हम उसके साथ में हैं। जबकि बहुत सारे बोर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कर्नाटक वगैरह की बात करें तो वहां पर बोर्ड इसके लिए स्पेशल नंबर देता है। कई बार जो राइटिंग का जो टाइम है वो बढ़ा के देता है। एग्जाम में अगर किसी को 2 घंटे मिल रहे हैं तो हो सकता है अगर हमारे पास वो प्रॉपर सर्टिफाई हो बच्चा, जिसके पास प्रमाण हो कि ये टेस्ट के बाद ये समस्याएं होती हैं, तो उसको 2 के बजाय 4 घंटे देना, 3.5 घंटे देना, ये बड़ी कॉमन अप्रोच धीमे धीमे होती जा रही है। जी अभी एक और प्रॉब्लम आ रही है, चूंकि ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, कि बच्चे हमारी प्रायोरिटी यूजुअली नहीं रहते, क्योंकि बच्चे जो होते हैं यूजुअली उन पर बहुत कम सरकारें ध्यान देती हैं। तो इसमें एक गवर्नमेंट की भी बड़ी ही स्ट्रिक्ट, बेहद पेशेवर पॉलिसी आनी चाहिए जो बच्चों के लिए एक सेफ इन्वायरमेंट दे, जहां बच्चों को जज नहीं किया जाए, उन्हें धारणा मुक्त रहते हुए उनको प्रॉपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल केयर वहीं पर उपलब्ध हो, स्कूल्स में ही। स्कूल इसके लिए टीचर्स की बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जहां पर वो बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाए, ना केवल आइडेंटिफाई कर पाए, उसके बाद उनका जो अप्रोच रहे वो उनके लिए सहयोगात्मक रहे, ना कि ऐसा कि आप पेरेंट को शेम कर रहे हो कि आपके बच्चे को ये है, या बच्चे को शेम कर रहे हो तुझे ये है। तो बच्चा क्या करता है, वहां पर कटा कटा सा महसूस करने लगता है और कई बार अवसाद का भी शिकार हो सकता है। क्योंकि आसपास वाले भी उसको टीज, जो आपने बोला ना सर, टीज करने लगते हैं या कुछ भी बोलने लगते हैं। तो क्योंकि सर अब सर अपन ने अवेलेबिलिटी की बात करी या टॉपिक जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो सर ये ठीक भी हो जाती है क्या लोग बच्चों के साथ? देखिए, ठीक के साथ में क्या है कि हम उसमें सपोर्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे बिहेवियरल इंटरवेंशन है, तो उससे चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखिए, एब्सोल्यूट तो कोई भी चीज सही होती भी नहीं है, जो जिनको हम सही कह रहे हैं वो भी एब्सोल्युटली सही नहीं है। अगर हम स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया साइकोलॉजिकल या साइकेट्री के डाल देंगे तो किसी ना किसी व्यक्ति में कुछ ना कुछ समस्याएं निकल आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है
कि मेरी लाइफ का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है। कई बार बच्चे उसको बहुत माइन्यूट रहता है तो वो कोप अप कर जाते हैं, आईक्यू के बैलेंस की वजह से वो चल जाता है। कई बच्चे उसमें परेशानी महसूस करते हैं, तो वहाँ पर जो भी बिहेवियरल इंटरवेंशन है वो हम कर सकते हैं, और निश्चित तौर पर बच्चों की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका जो एजुकेशन का स्तर है वो बेहतर होता है। लेकिन किसी भी हिसाब से वो भेदभाव का अधिकारी नहीं है, चाहे उसको जो भी प्रॉब्लम है, इवन आईक्यू भी नहीं है, तो क्या हम उसके एग्जिस्टेंस का सम्मान नहीं करेंगे? बिल्कुल कि एक ह्यूमन है, एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी ही प्रजाति का है, तो क्या हम उसको इस बेसिस पर परेशान करेंगे, उसके लिए एक निगेटिव वातावरण बना देंगे कि उसको एसएलडी है? दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। वहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत ये सेंसिटिव इशू है, यहाँ पर स्कूल्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से तो सर, क्योंकि सर ये जो प्रॉब्लम जब उनको हुई, सब फैमिली के साथ मैं भी जुड़ी, तो बहुत ज़्यादा हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, बहुत झगड़ा कि तुम नहीं कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, ऐसे करके चीज़ें होती थी, काफ़ी सारे प्रॉब्लम। पर मुझे एटला लास्ट टाइम यही लगा कि जो स्कूल प्रशासन है उन्हें इतना निगेटिव नहीं प्रेजेंट करना चाहिए इस चीज़ को। जी हाँ, जी हाँ। मतलब आपके यहाँ आजकल सर आप फीस स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर हमारे कॉलेज टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। तो मेरे हिसाब से जब हम पैसा दे रहे हैं या फीस दे रहे हैं, तो बदले में उधर से कई चीज़ें, मतलब हमारा लेना अधिकारी हो गया सर। हम स्वाति जी, यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए क्या है कि गुरु शिष्य जो परंपरा है वो मुझे लगता है कि उसका रेस्ट इन पीस हो चुका है। यहाँ पर बात हो रही है जो वो है स्कूल प्रशासन है, वो बेसिकली है विक्रेता और हम है उपभोक्ता या क्रेता। तो रिलेशनशिप का टाइप कैसे टीचर और शिष्य का रह जाएगा? पहले हम कहते थे कि अगर टीचर मार नहीं रहा है हाँ, तो वो बुरा टीचर है, ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे बच्चे को देख लीजिएगा, मतलब होता था कि भाई इसको 4 चटकारे लगा देने। लेकिन अभी अगर आपने कुछ ऐसा होता है तो मानवाधिकार आयोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगेन ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसा करनी चाहिए, बच्चों को मारना चाहिए, कहीं से कहीं तक ये बहुत ही मतलब खराब है। न केवल इसका शरीर पर इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि इसका मेंटल एब्यूज में ये ज़्यादा आता है। लेकिन जो शिक्षा का जो शिक्षा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि यहाँ पर वो उस पर बाजारवाद हावी हो गया है। हाँ, और हम भी इन्फीरियर फील कर रहे हैं कि अगर मैंने सबसे महंगे स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तो मैं बहुत ही बेकार पेरेंट हूँ। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो मूल स्तर से शुरू होती है। मुझे ये दिखावटीपन, बड़ापन चाहिए, इसलिए उधर ये इन चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रॉब्लम हमारे साइड में फिर से ज़्यादा है, उधर बहुत कम है। उधर बहुत कम। मैं चूंकि चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की एलकेजी में 50,000 पर मंथ फीस हो, तब मेरे को बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आपने उस लेवल का बना दिया कि भाई आप दीजिए हमें 50,000, क्योंकि आपकी देने की इच्छा है। एलीट कस्टमर। यस यस यस। तो यहाँ पर शिक्षा का जो है वो बाजारीकरण हो चुका है और हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जिस हिसाब की ट्रेनिंग चल रही है सर। हम नेक्स्ट आते हैं। आजकल एक टॉपिक, आजकल क्या सर, काफ़ी टाइम से एक टॉपिक चल रहा है, और स्क्रोलिंग, जो मोबाइल में स्क्रोलिंग होती है, रील्स जो शॉर्ट्स जो आते हैं सर, उन्हें स्क्रोल करते करते सर कब हम लोग भी जैसे कभी करते हैं, 1 घंटा कब हो जाता है पता नहीं चलता। हम करते हैं तो बच्चे भी हमें देखते हैं, क्योंकि आपने बोला ना हमें सीखना पड़ेगा, तो हम गलत कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी सीख निश्चित रहा है तौर पर। सर। फिर वो अपडेट हो जाता है, फिर उसको गेम्स भी खेलने हैं सर। अब बच्चे, क्योंकि एडिक्टिव जो एडिक्शन होता है सर, जैसे मेरा मानना ये है कि जैसे कोई अल्कोहल लेता है या स्मोक करता है, वो एडिक्शन है, सेम उसी लेवल का आजकल मोबाइल का एडिक्शन हो गया है बच्चों को सर। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग जो होते हैं सर, लोग उसमें पैसे लगाते हैं सर। कुछ टाइम पहले छतरपुर का एक केस आया था, बेटे ने कुछ पैसे लगा दिए थे, फिर उसने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था सर। तो कहीं ना कहीं सर हम जैसे देखते हैं कि फिजिकली अब्यूज़, जो आपने भी बीच में यूज़ करा, मैं 2 क्वेश्चन एक साथ इसलिए इंक्लूड कर रही हूँ। जो फिजिकली अब्यूज़ होता है और मेंटली अब्यूज़ होता है, तो कंपैरेटिवली मेंटली अब्यूज़ से बच्चे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? मतलब गेमिंग का इन सब चीज़ों से कैसे तालमेल है? देखिए, आपके शोषण से आपने बात शुरू करी, तो निश्चित तौर पर जो हमारे यहाँ इवन आप अपराध की बात करें तो आप देखिए कि अगर आपने बोला कि मुझे किसी ने डंडा मारा है, तुरंत आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। हो सकता है धारा 307 लग जाए कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर था, हो सकता है एक थप्पड़ में लग जाए। लेकिन कहाँ पर ऐसा है कि मैं मेंटली इस व्यक्ति से परेशान हूँ या परेशान हो रहा हूँ तो आपका केस दर्ज हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बनाया गया है कि हम मानसिक शोषण को वैलिडेट करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई ग्रॉस प्रूफ नहीं है। बेसिक बात यह है।
हाँ, आपने बताया कि ये मेरे चोट का निशान है, मेरी एमएलसी हो रही है, एक्सरे हो रहा है, इसका फोटो खींच रहा है। मेंटल एब्यूज बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो जाता है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसके चलते मानसिक शोषण को उतनी हाइप नहीं मिल पाई, जबकि मानसिक शोषण बहुत बड़ी समस्या है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उनके पर्सनालिटी शेपिंग में, उनको अच्छे से जीने में जो आनंद की अनुभूति है उसमें बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि मेंटल एब्यूज का जो घाव है वो वर्षों तक मेंटेन रहता है, वर्षों तक मेंटेन रहता है। और हम कहीं ना कहीं उसको रिलेशनशिप के फॉर्म में, पर्सनल मेरे जो अचीवमेंट्स हैं वो पूरे हो सकते हैं, मेरा जो काम है वो प्रभावित हो सकता है। तो मानसिक शोषण निश्चित तौर पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। अब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपसे प्रश्न का दूसरा हिस्सा क्या था, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ। ऑनलाइन गेमिंग सर जो Okay, एडिक्शन हाँ, हो गया है। देखिए गेमिंग की आपने बात करी, तो ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में जो इंटरनेट मीडिया है, इंटरनेट जो कह सकते हैं व्यवसाय है, उसकी सोची समझी ये रणनीति का हिस्सा है कि जिसको मैं शॉर्ट्स में तब्दील कर रहा हूँ, छोटे शॉर्ट्स में। कारण ये है कि ब्रेन के उन्हीं स्ट्रक्चर का इन्वॉल्वमेंट होता है जो आपने जिन सब्सटेंस की बात करी, चाहे वो अल्कोहल हो, चरस हो, अफीम हो, वो ब्रेन के हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है कि हमें आनंद की अनुभूति होती है, डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है और हमें फील गुड फैक्टर आता है। नेचुरली वो होता है आपके फूड, सेक्स और अचीवमेंट में, ये 3 से वो सेंटर एक्टिवेट होता है। सेम उसी सेंटर पर हमारे ये गेमिंग काम करते हैं। गेमिंग में जो स्टेजेस होती हैं वो बेसिकली किक देती हैं। स्टेज 2 क्रॉस कर लिया, या तुमने कौन सा स्टेज खेला, मैंने तो स्टेज 10 खेल लिया, मैंने उसमें इतने कॉइन्स जनरेट कर लिए। तो आप देखिए कि हर गेम में एक टोकन जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर इसलिए किया जाता है कि मैं उसका आदी बनूं। ऑनलाइन गेमिंग के हमारे पास सैकड़ों केस आते रहते हैं, आईपीएल को लेकर के हो रहा है, सट्टेबाजी हो रही है। तो वो क्या करते हैं कि जो कस्टमर ज़्यादा उपलब्ध है उनके लिए, जैसे छोटे छोटे पेमेंट गेटवे आ गए हैं, तो वो गेटवे हर बच्चे के पास उपलब्ध है। उसको पता है कि कॉलेज के बच्चे के पास यार 200 रुपए 500 रुपए होंगे, तो इसलिए उसने क्या किया, 5 रुपए का भी सट्टा खेलना है कि अगली बॉल पे क्या होने वाला है उसमें वो करो। और ये प्रॉपर डिजाइन है, होता है कि आप 2-3-4 बार जीतते हैं, आपको फील गुड होता है, डोपामीन भी रिलीज होता है, साथ में पैसे मिलते हैं। और चूंकि पेमेंट गेटवे में आप 1 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं, 5 रुपए का भी पेमेंट कर सकते हैं, तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड है। जो हमें सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग दिख रही है, ये व्यापार है कि कहाँ से हम उसे खींच सकें, उसके पैसे को, और उसके मन की जो इनसिक्योरिटीज है। इनसिक्योरिटीज क्या है, रातों रात मुझे अमीर बनना है, शॉर्टकट चाहिए मुझे कि ऐसा मैंने। और दूसरा क्या है कि आप देखिए कि ग्लोरिफिकेशन भी होता है कि यार फलाने व्यक्ति की दुबई में उसने $2 लगा के चला गया, जब वो शाम को उसके पास फोन आया कि भाई उसने 2 मिलियन जीत लिए हैं। कहानी है तो वो चीजें हमारे अंतर मन में, मानस पटल में चलती रहती हैं। तो जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं और मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटी है, तो मुझे एग्जीक्यूट करने का मौका मिल जाता है। ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जहां पर बच्चों ने बहुत सारे पैसे अपने पेरेंट्स से बिना बताए यूज किए, गेम्स में फंसे, और उसके बाद उनको चार्टर्ड अकाउंट के थ्रू, जो धन्यवाद हो सरकारों का कि जो आईटीआर पर इतना फोकस कर रहे हैं, आईटीआर पर पता चला कि ये पेमेंट कहाँ पर गया है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को या युवाओं को, सबको जो ऑनलाइन बिहेवियर है उसके बारे में सिखाए जाने की बहुत ज़रूरत है। अभी मैं बाहर बैठा था तो आपकी कंपनी के डायरेक्टर के पास में एक फर्जी कॉल आया कि आप साइबर अरेस्ट जैसा था, अभी ठीक 10 मिनट पहले की बात है। अच्छा। तो अब आप ये समझिए कि अगर हम डिजिटली अवेयर नहीं होंगे तो हम बहुत सारी समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। तो ये तो मुझे साइबर अटैक लग गया कि यार ये आदमी मुझसे फ्रॉड बात कर रहा है, लेकिन जो गेम का डिजाइन है वो सभ्यता के साथ परोसा जा रहा सेम काम है। सजा धजा की जो वहां पर डरा करके ले रहे हैं, यहाँ पर खिला करके ले रहे हैं, ज्यादा आसान काम है। तो दोनों का जो उद्देश्य वो बिल्कुल सेम है कि मुझे आपसे पैसे हटने हैं, और कुछ नहीं कर रहे होंगे, आप बिना पैसे के खेल रहे होंगे तो किसी ना किसी का एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, किसी ना किसी का आप जो वो है हिट्स बढ़ा रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हैं। अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उपभोक्ता तो है, किसी का भला कर रहे हैं। हाँ। हम किसी ना किसी का तो भला कर रहे हैं। तो सर बेसिकली इनमें आजकल सुसाइड केसेस भी बढ़ गए हैं कि पेरेंट्स ने मना किया बच्चों को। कुछ मैंने पढ़ी थी खबरें कि अभी यूपी की कोई केस था कि पेरेंट्स ने मना किया बच्चे को कि तुम्हें अब गेम नहीं खेलना है,
तो थोड़ी देर बाद जब पेरेंट्स अंदर गए तो बेटे ने फांसी लगा ली सर। तो ये चीज़ कितना हावी, क्योंकि सर एक तरफ ड्रग्स के केसेस रहते हैं जो आजकल टीन एज में बहुत सुनने मिल गया, हमारे आसपास क्या पूरे देश में विदेशों में भी हर जगह ये प्रॉब्लम है। तो सर वो ज़्यादा खतरनाक है या ये ज़्यादा खतरनाक है? अगर वैसे तो दोनों ही बहुत बुरे हैं, लेकिन इसका जो खतरनाक होने का एक्सटेंट है ऑनलाइन का, ये ज़्यादा डेंजरस है। ज़्यादा क्योंकि अगर आप अधिकृत रूप से कहीं सट्टा खेलने जा रहे हैं, जुआ खेलने जा रहे हैं, शराब पीने जा रहे हैं, तो आपको 10 में से 8 लोग रोकने वाले मिलेंगे। इसको रोकने वाले क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैं भी वही खेल रहा हूँ, क्योंकि वो भी वही खेल रहा है, जिसके पास आप जा रहे हैं वो भी वही खेल रहा है। हाँ। तो इसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। जो सब्सटेंस अब्यूज कोर नशे हैं, उनमें आपको रोकने वाले लोग बहुत, समझाने वाले लोग बहुत है, सही रास्ता दिखाने वाले लोग बहुत होंगे, लेकिन इसमें आपको शायद ही कोई मिले। तो इसलिए खतरनाक की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसको मैं कहूँगा कि जो नशा है उसमें किसी को गोली आपने मार दी और ये है दीमक, आपको खोखला करता चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा बुरा है और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो साइबर बुलिंग का भी शिकार हो रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए जहाँ पर बच्चे सेक्सुअल क्राइम में भी फंस गए। बहुत सारे ऐसे केस आए। एक लेडी आई, उसका उन लोगों ने वीडियो बना लिया और फिर उससे पैसे ऐंठे। वो हमारे पास आई, कहीं ना कहीं से मैंने प्रशासन में भी थोड़ी सी इसकी मदद की कि आप इसके लिए जा सकते हैं। एक लड़के को ऐसे ही उन लोगों ने फंसाया, उसका पॉर्न बनाया, उससे पैसे ऐंठे कि मंथली आपको इतना देना पड़ेगा, ईएमआई सिस्टम कि आपको ईएमआई इतना देना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को पास 5,000 पिता आपके भेज रहे हैं तो मुझे इतना फिक्स अमाउंट 1,000-2,000 रुपये तो आपको मंथली देना पड़ेगा। ऐसा इसका जो एक्सटेंट है। तो आप बच्चों के मोबाइल यूज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और एक आदत विकसित करें कि मैं इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मोबाइल का इस्तेमाल जितना कम करूँगा उतना बेहतर। मैं मोबाइल का उपयोग सुनने के लिए करूँगा। जो चीज़ें आप मोबाइल के थ्रू यूज़ करेंगे उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने का चांस है, उसमें एडिक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज ईजिली अवेलेबल स्क्रीन है। आप तुरंत उसको स्क्रॉल कर सकते हो, देख सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो। और आपने एक स्क्रीन फिक्स कर लिया कि मुझे डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखनी है चीज़ें, तो आपका देखिएगा गेमिंग भी कम हो जाएगा, आपका स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए आप एक फिक्स कर लिए कि मैं तो टीवी ही देखूंगा, तो आपका मोबाइल का जो यूज़ है वो रेगुलेट हो जाएगा। और साथ ही साथ स्कूलों के पाठ्यक्रम में अब इस बात को शामिल किया जाना चाहिए बच्चों के में कि हम कैसे हाइजीनिक यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट का, कैसे हम उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना कि अपने को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने का मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इसका जो ओरिएंटेशन है वो हमारे स्कूली और कॉलेज पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और आपने आज बहुत सारा डिस्कशन पेरेंटिंग को लेकर के किया, तो निश्चित तौर पर कॉलेज के स्तर पर पेरेंटिंग संबंधी चैप्टर्स भी ऐड किए जाने चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके में जो पेरेंटिंग वाला जो हिस्सा है वो ऐड होना चाहिए, हर जगह कॉमन सब्जेक्ट होना चाहिए। और आपने नशे की बात करी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और सूखे नशे का जो उपयोग है पिछले दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, स्पेशली गांजे का जो उपयोग है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो नशे का यूज़ बढ़ता हुआ ये बताता है समाज में कि हम बच्चों को तनाव प्रबंधन में जो है दक्ष नहीं बना रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत बड़ा रोल है। जेनेटिक रोल के बाद नशे के उपयोग में पीयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल है कि अरे यार लेफ्ट आउट फील करेगा, तुझे कोई पूछेगा नहीं, तो कूल नहीं दिखता, यार मैं कूल डूड नहीं बनूंगा, लोग मुझे कूल नहीं करेंगे कि अगर मैंने इंजेक्शन नहीं लगाया, मैंने सिगरेट का छल्ला नहीं उड़ाया। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनको बच्चा डील कैसे करे? जो लोग नहीं नशा करते हैं वो भी कमोबेश इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने पीयर प्रेशर को ना कहने की क्षमता को ज़्यादा बेहतर डेवलप किया होता है। उन्हें पता होता है कि इसका अगर हम डिनाई भी कर देंगे तो ओवरऑल बेनिफिट मुझे ज़्यादा है, मैं लेफ्ट आउट फील करूंगा तो वो मेरा ग्रुप नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये सब भी मुझे लगता है ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, जिससे हम नशे से के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं, नशे की तरफ जाने से बच सकते हैं। सर एक क्वेश्चन अभी अभी मेरे दिमाग में आया, जैसे आपने बोला कि साइकेट्रिस्ट जो भी आते हैं आपके पास, जो भी बच्चे मतलब बच्चे या पेरेंट्स आते हैं, पहली बात तो हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अगर आप उनको किसी तरह तरीके से उनके लोगों को या उनको समझा भी सके तो भी वो चीज़ मानने को तैयार नहीं होते। सर अगर हम पेरेंट्स हैं, एज अ पेरेंट्स एक आजकल नया रूल चल गया है कि बच्चे हमारे दोस्त बने,
कहीं तो क्योंकि आप अब हमने स्टार्टिंग से पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं तो सर एज अ जो आपने बोला है कि एक लेसन होना चाहिए कॉलेजेस में, तो सर एक छोटा सा मैं सोचती हूँ यहाँ से भी आपको एक हर पेरेंट्स को एक बताना चाहिए कि इस उम्र में आते आते कहाँ हमें बच्चों को कैसे ट्रीट करना है और किस उम्र में आने के बाद उनके साथ मतलब दोस्ती ऐसा माहौल बनाना है ताकि जितने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकें। बच्चे की गलती नहीं है, ये मैं अभी समझ गई हूँ, बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स की है। तो कहाँ चेंजेस लाएं कि बच्चे हमसे शेयर करें एज अ फ्रेंड। देखिए क्या है कि इसके लिए हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हाँ, हमें अपडेट की ज़रूरत है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि पेरेंट का मतलब होता है अभिभावक। तो अभिभावक बनना एक टफ काम है और एक ऐसा टफ काम है जिसे हमें सिखाया नहीं जाता, क्योंकि और दूसरी बात हम सीखना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपडेट का ज़रूरत है, मुझे अपडेट चाहिए सॉफ्टवेयर में। पुराना वाला सॉफ्टवेयर यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा बच्चा टेक्नो फ्रेंडली है, मेरे बच्चे का एक्सपोजर मुझसे ज़्यादा है। तो मेरे लिए जो पेरेंटिंग की गई थी वो यहाँ पर काम करने वाली नहीं है। मैं जब मेरे माँ बाप मार देते थे तो मैं रोने के लिए अपने दादा दादी के पास में चला जाता था, वो मुझे पुचकार करके चुप करा देते थे। अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नहीं। वहाँ पर एक नशे का व्यापारी बाहर खड़ा है, वो गले लगा करके आपके बच्चे को नशे जरूर बेचने लगेगा। बिल्कुल। तो मुझे ये समझना होगा कि मैं अपनी पेरेंटिंग ऐसी रखूं कि मुझे मेरे बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन मेरा कोर होना चाहिए। आपने पिछले प्रश्न में पूछा था कि बच्चे छोटी छोटी बात में मोबाइल ले लेने पर आत्महत्या कर लेते हैं, गेम बंद करने हाँ, पे, हाँ। क्योंकि हमने बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा तनाव शुरू से देना है। हम बच्चों के लिए एक ऐप की तरह काम कर रहे हैं, बस दबाया बटन और हो गया काम। हम हल्के फुल्के तनाव उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा जो उनका ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले करें। तुरंत हर चीज़ पूरी करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। बच्चे के अंदर तनाव की हैंडलिंग प्रॉपर डेवलप नहीं होगी कि टफ कंडीशन जो है वो कैसे हम फेस कर सकते हैं। उनके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि मेरी लाइफ हमेशा बहुत ही स्मूथ चलने वाली है, मेरे मन का हो जाएगा। तो बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि उनके साथ गलत हो सकता है। बच्चों को ये एहसास जरूर दिलाएं कि उनकी बात हो सकता है नहीं मानी जाए, हो सकता है कि उनके सोचे के हिसाब से टीचर्स या जो उनके बैचमेट्स हैं वो बिहेव नहीं करें। इस बात का एहसास और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में उसका एक्सपोजर जरूरी है। जैसे कोरोना का वैक्सीन लगाया ना, हम क्या करते हैं वैक्सीन में एक थोड़ा सा वीक कमजोर सा वायरस डालते हैं ताकि बॉडी उसके लिए तैयार हो सके। वैसे ही बच्चों में थोड़ी थोड़ी असफलता, थोड़ा थोड़ा उनके मन का नहीं होना, कभी डिसरिगार्ड किए जाना, डिसरिस्पेक्ट किए जाना, इवन चीट किए जाना, सबका एक्सपोजर देकर के पहले से ही ये साइकोलॉजिकल वैक्सीन आप तैयार रखें, ताकि जब बच्चा कोरोना जैसे विभत्स जहां पर बच्चे को बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड किया गया हो, जहां पर डिसरिस्पेक्ट किया गया हो, कई बार वो अपने कैरियर में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, कई बार रिलेशनशिप में उसको प्रॉब्लम हो, तो पहले से मेरी इम्यूनिटी तैयार है, मैंने थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन ले रखा था, तो बच्चा उसको बेहतर ढंग से डील करेगा। अस्वस्थ तरीके से डील नहीं करेगा कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूं या मैं नशे की ओर जाऊं या मैं कोई क्राइम कर लूं। तो यही ज़रूरत है कि अगर हमने इमोशनल रेगुलेशन को कोर बनाया तो हम नई पीढ़ी को बहुत बेहतर बना पाएंगे। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के आप दोस्त मत बनिए, बच्चों के पेरेंट्स बनिए। 138-140 करोड़ की पॉपुलेशन में 2 आदमियों के अलावा सब लोगों के पास दोस्ती का ऑप्शन उसके पास उपलब्ध है। सबका वो दोस्त बन सकता है, सब उसके दोस्त बन सकते हैं, आप पेरेंट। सर जैसे पेरेंटिंग पे काफ़ी सारी बातें हो गई और बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि पेरेंट्स 2.0 का वर्जन अब चाहिए है, अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। सर मेरा एक आखिरी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट मुझे आज के टाइम पे क्वेश्चन लगता है कि एक वर्ड आता है आजकल लाइक एजुकेशन जो आपने बात करी सर, गुड टच और बैड टच। सर ये किस उम्र से होना चाहिए और इसके सर दुष्परिणाम भी कभी कभी कैसे हो जाते हैं सर? कुछ परसेंटेज, मैं 100% नहीं बोल रही हूँ, ना बहुत बड़ा रेशियो ले रही हूँ, 2 या 3%। कभी कुछ बच्चे फंस जाते हैं, जैसे मान लीजिए सर उन्होंने नहीं ये सब चीज़ें करी, छोटे बच्चे होते हैं लड़के लड़कियाँ सर, तो उनके साथ हमें कैसे डील करनी चाहिए? और गुड टच बैड टच एग्जैक्टली बच्चों के ऊपर कैसे लागू करना चाहिए, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, आपने गुड टच बैड टच की बात करी, तो ये सेक्सुअल क्राइम रोकने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। ऐसा नहीं कि इससे सारे क्राइम रुक जाने हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि 95 to 97% जो केसेस होते हैं इसमें हमारे
नॉन लोग ही इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी तो अगर हम गुड टच बैड टच का कंसेप्ट लाएंगे तो ये न केवल फीमेल बल्कि मेल्स को भी हेल्प करेगा, क्योंकि यूजुअली हमारे समाज का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सेक्सुअल क्राइम का जो सारी जो समस्या है वो फीमेल के इर्द गिर्द ही रची जाती है, लेकिन मेल्स का भी सेक्सुअल अब्यूज काफ़ी होता है। तो ये बिल्कुल। दोनों ही जेंडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये कई बार हो सकते हैं कि जैसे बच्चे ने किसी अपने लव्ड वन को वो टारगेट कर सकता है या बोल सकता है, तो कई बार वो ऑफेंडेड फील कर सकते हैं। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाना होगा कि हम बच्चों को ट्रेंड ही इसलिए कर सके हैं ताकि बच्चा हमारा वो कहीं ना कहीं एक रुझान आ रहा है कि हमारी ट्रेनिंग सही दिशा में है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम पॉइंट आउट करें, कई देशों में ये बात तक शुरू हो गई है कि हम बच्चियों को गोदी तक लेना बंद करें, भले वो प्यार और उत्साह वात्सल्य से भरी हुई हो। बिल्कुल तो एक पहलू ये है कि यहाँ पर हमारा जो मानवीयता का टच है, जो हमारे रिश्तों की गर्मजोशी, और भारत जो है वो रिश्तों के कनेक्शन पर बेस्ड देश है, तो उस पे ये बात बहुत ही आपत्तिजनक हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इसके लाभ हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे अगर हमें रेड फ्लैग करना शुरू करेंगे, इवन कई बार अगर मेल बच्चों के साथ में आता है कि वो उसने कंप्लेंट कर दी कि ऐसा कर दिया, तो कई बार हो सकता है गड़बड़ हो चीज़ें या बच्चे को लगे, लेकिन बच्चे को हमें ये सपोर्ट हम दे सकते हैं, खुद भी ये सपोर्ट ले सकते हैं कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है। और चूंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो जनरलाइज करने बहुत ज़रूरी है। आप कई बार हो सकता है इस घटना का शिकार बन जाएं जो आप वाकई में नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर अपने आप को ढाढ़स बनाना होगा, समझना होगा कि ये किसी हित के लिए है, और ये चीज़ हमें भी मोटिवेट करेगी कि अगली बार भी हम कहीं ना कहीं एक बार किसी को टच करने में, किसी का प्राइवेट स्पेस में जाने के लिए हिचकेंगे। और यही तो हम चाहते हैं। उस अभियान का एम ही यही है कि हम किसी भी बच्ची के साथ में, फीमेल के साथ में जो उसका एक प्राइवेट स्पेस है, उस स्पेस के ठीक बाहर तक रह सकते हैं। उस स्पेस में एंट्री बिना उसकी कंसेंट के नहीं होनी चाहिए। कंसेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर उम्र का एक हिस्सा आता है जहां पर हम, जब बच्चा सेक्सुअली मैच्योर होता है, तो वहां पर हम कंसेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, उसको जागरूक कर सकते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें गुड टच, क्योंकि सर कई सारे केसेस भी इसीलिए होते हैं कि बच्चे बता नहीं पाते हैं। और रहे अगर हम रेप केसेस की बात करें किसी भी टाइम में, तो आधे से ज़्यादा तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग परिवार वाले, जो आपने बोला है कि परिवार वाले होते हैं, वो घर वाले ही उन्हें रोक देते हैं। जी सर एपिसोड आई थिंक हम लोगों को तो बहुत पसंद आया जी, और मुझे अगर कुछ छूट रहा है सर तो मैं नेक्स्ट टाइम फिर से याद रखूंगी। जी जी। और काफ़ी सारे मेरे जितने भी डाउट्स थे पेरेंटिंग को लेकर, और आज समझ में आया कि बच्चों को नहीं सिखाना है, हमें खुद को सीखना है। तो जैसे आप आते हैं सर तो एक अलग सी जो एक ऊर्जा रहती है सर हमारे स्टूडियो में, और सोचने की क्षमता मेरा डोपामाइन मेरे दिमाग में भी चलता है कि अब मुझे ऐसा करना है। सुख की अनुभूति जो आपने बोला सर, क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें बहुत अच्छे से मिलता है तब खुशी का अनुभव होता है सर। और यही आशा मैं अपने व्यूअर्स के साथ में चाहती हूँ कि उन्हें भी उतना अच्छा लगता है, क्योंकि लास्ट वाला एपिसोड भी आपका काफ़ी पसंद किया गया। और ये जो पेरेंटिंग वाला जो ऑप्शन है, ये मतलब ये क्या बोलते सर, इस बारे में हर कोई बात करना चाहता है, करता नहीं है, और उल्टी सीधी सलाह मानता है। तो मेरा बोलना है कि सर की बातें हमें मानना है और कोशिश यही करना है जो सर ने हमें बताया है। और ऐसे ही आगे मेरे शो में बने रहने के लिए, सर को बुलाने के लिए आपको ये वाला एपिसोड अच्छे से देखना होगा। सर बहुत अच्छा लगा, और कुछ आप पॉइंट अगर हमारे। थैंक यू। तो मैं कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि जो पेरेंटिंग है बेसिकली एक जर्नी है जी। कोई भी पेरेंटिंग गुड या बैड नहीं होती, हमें बैलेंस रखना होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि बच्चों को सिखाने की नहीं, हमें सीखने की यात्रा है, जिसमें हम बच्चों के इमोशंस के हिसाब से खुद को अपडेट करते हैं। किसी भी प्रकार के अहंकार से, पुराने स्थापित सिद्धांतों से बचिए कि वो ही करेक्ट है। बेसिकली वो उस देश काल वातावरण परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है सही रहे हों, लेकिन अभी वो लागू होंगे कि नहीं लागू होंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अपने बच्चे के हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज करिए। कोई भी पेरेंटिंग का रूल नहीं है, ए रूल हो सकता है मेरे बच्चे के लिए काम करे, हो सकता है आपके बच्चे के लिए डी रूल काम करे। सबके बच्चों के लिए उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के हिसाब से एक अलग ढांचा बनाना पड़ेगा, लेकिन कोर दया, सहिष्णुता, करुणा और प्रेम का रहना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो मुझे लगता है कि कोई भी आपका बच्चा कुछ भी अचीवमेंट कर लेगा, वो उसको ढंग से जी नहीं पाएगा और आजीवन वो परेशान रहेगा और गुत्थी
उलझी सी रहेगी और उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो विकृत होगा। समाज की दृष्टि में वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन वो आदमी अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी परेशान हो सकता है। और जब कोई भी एक व्यक्ति परेशान होता है या विकृत होता है या मानसिक रूप से व्यक्तित्व उसका बाधित होता है या व्यक्तित्व के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उससे जुड़े हुए कई लोगों का भी वो जीवन प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत-बहुत थैंक यू सर, और बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे शो में आती जी, रहिए। थैंक यू, आप ऐसे ही बुलाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। जी।